हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बारी बारी से न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लोग लिखें फर्स्ट केस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट में मैं इसको लिख दूंगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाबू, इस केस में लैम्डा का वैल्यू या सिग्मा का वैल्यू या रो का वैल्यू जहां जो डिफाइंड हो, आप जानते हो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तब डिफाइन होता है जब लेंथ के अलोंग चार्ज हो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये तब डिफाइन होता है जब एरिया को ओवर चार्ज हो डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये तब डिफाइन होता है जब चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जब जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो उस केस में लैम्डा, सिग्मा या रो जो भी डिफाइन होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। पहली बात है। तो अब से पहली बात ये सीखना है आपको कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा, सिग्मा, रो जहां जो डिफाइंड हो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। दूसरे शब्दों में अगर कहीं लिखा रहे क्वेश्चन में कि लैम्डा, सिग्मा, रो का वैल्यू कांस्टेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और इस केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। यूनिटरी ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड कैन बी अप्लाइड। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कब लगाते हैं यूनिटरी मेथड? जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। और इस केस में बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि आप जानते हो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू होगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, या टोटल चार्ज बराबर होगा लैम्डा इंटू लेंथ। टोटल चार्ज बराबर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो गुना करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा जो होगा बाबू, सिग्मा वो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया होगा, क्योंकि इसको पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसलिए टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इस ढंग से रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तब जब चार्ज से यूनिफॉर्म हो फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर रो निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, या टोटल चार्ज निकालना हो तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे यही फॉर्मूला लगेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। और अगर ये जब कांस्टेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब इसका कुछ एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि आपके पास बहुत सिंपल देखें क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक वाला। कोई रॉड है और रॉड पे चार्ज दिया हुआ है। मान लीजिए चार्ज जो है ना क्यू दिया हुआ है, अब बगल मैंने यू लिखा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इस रॉड पे चार्ज क्यू है टोटल और लेंथ एल है। तो यहां पे लेंथ के अलोंग चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां क्या डिफाइन होगा? तो कहेगा ये सब दिया रहेगा, गिवन है मान लीजिए, तो कहेगा फाइंड। क्या डिफाइन होगा यहां पे? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा बाबू? बहुत सिंपल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। चलो नेक्स्ट सवाल। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि जो रॉड जो दिया हुआ है, रॉड जो दिया हुआ है आपके पास, रॉड जिसकी लंबाई L है
और चार्ज Q है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू। इसको आपने बेंड कर दिया है, तो बेंड इनटू, किसे बेंड किया है? सेमी सर्कल रिंग में। कोई रिंग बना दिया है, सेमी सर्कल रिंग है तो कुछ न कुछ का रेडियस होगा बाबू, रेडियस होगा, तो क्या रेडियस निकालो और इस रिंग पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा जो निकालो। क्या फाइंड, फर्स्ट में लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD बने लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दूसरे में रेडियस ऑफ सेमी सर्कल रिंग। अब इस तरह का सवाल दे दिया, बहुत सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो कोई रॉड है, लेंथ L है और चार्ज Q दिया हुआ है, और ये रॉड जैसे है ठीक है, इसको मैंने मोड़ दिया है इस शेप में। तो आपको बताना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो मैं सॉल्यूशन बताता हूं। पहला है निकालना लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो बाबू, चूंकि ये रॉड को ही मैंने मोड़ा है इस तरह से, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है रॉड पे, तो इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही आएगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना है बाबू? Q, और टोटल लंबाई जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लंबाई तो इसी से बनाया गया है ना, तो ये L है तो ये भी कितना होगा? L होगा। तो यहां भी यही आंसर होगा। अब जो यहां पे है, जो यहां पे वही वहां पे होगा, उसी से बनाया है हमने। तो इस तरह से दूसरा सवाल कर रहा है कि इसका रेडियस बताओ। तो बड़ा सिंपल है, तो सिंपल बेसिक मैथ्स का सवाल हो गया कि ई पूरी लंबाई L है और ई L जो है दिया हुआ है, चूंकि रॉड को बेंड किया है, रेडियस निकालना है, तो पूरा कंप्लीट रिंग होता तो 2πr होता सरकमफ्रेंस, परिधि, और ये जो है हाफ है तो πr हो जाएगा। तब लिखेंगे πr इक्वल टू L, इसीलिए r जो हमको रेडियस चाहिए वह है L बाई पाई। इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया कि आपके पास कोई रिंग है, रिंग है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस r है, रिंग है तो लेंथ के अलोंग चार्ज होगा। तो रिंग दिया हुआ है बाबू, रिंग लिख दिया गया है, इसे रिंग हो गया ये। और गिवन आपका है, दिया हुआ गिवन कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा है, ये दिया हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा जो है हमारा कांस्टेंट गिवन है, लिखा हुआ है कि कांस्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। अभी कांस्टेंट की बात करें, कहेगा फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सभी बता रहे हैं अभी हम। तो टोटल चार्ज निकालना है, चूंकि लैम्डा कांस्टेंट है बाबू, लैम्डा कांस्टेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया। और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। और चूंकि टोटल चार्ज निकालना क्यों, तो यूनिटरी मेथड सिंपल क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कर देंगे। और लेंथ कितना है इसका, लेंथ जिस पे चार्ज है ये 2πr हो जाएगा, 2πr। तो आपका ये आपका आंसर हो गया बाबू, बहुत सिंपल सवाल था। इसी ढंग से मान लिया कि इस तरह से ये जो क्लोज्ड सेमी सर्कुलर फ्रेम है, ये क्लोज्ड सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। तो इसमें चार्ज लेंथ के लॉन्ग होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां पे है। और चूंकि क्लोज्ड है बाबू, तो ये भी है वायर फ्रेम के अंदर।
अंदर कुछ नहीं है क्योंकि वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम है। इस तरह से होगा। और कह दिया ना आपको कि टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म लिख दिया गया, यूनिफॉर्म है। तो कहेगा फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा बताएं। सेम तरह का क्वेश्चन हो गया ये फिर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, हम एक ही नियम लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, और लैम्डा जो होगा बाबू वो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज जो है पूरे पे जो वायर फ्रेम में क्यों दिया हुआ है। अब टोटल लेंथ की बात करेंगे हम। तो देखो बाबू लेंथ में देखो यहां शुरू किया ए लेंथ अब प्लस ए लेंथ, ये सब लेना है बाबू, सब पे चार्ज है। तो ये जो ए यहां से यहां ये जो है ये हाफ सरकमफ्रेंस है, तो पूरा होता तो 2 पाई आर, तो आधा है तो पाई आर हो गया, ये वाला पाई आर, ये वाला पाई आर, ये रेडियस और रेडियस डायमीटर बन गया, ये वाला 2 आर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये जो है पाई आर कर्व वाला पार्ट हो गया, और जो स्ट्रेट है वो डायमीटर है इसे 2 आर, क्यू बाई आर इंटू पाई प्लस 2। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी आपके पास एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, ये सेंटर है बाबू, ये रेडियस है, रेडियस आर है, और डिस्क है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। तो ये सब जो है ये सब पे मैटर है, इसमें यहाँ चार्ज हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग होगा, जहाँ रखोगे वहीं रह जाएगा। आप जानते हैं इंसुलेटर में जहाँ चार्ज रखते हैं वहीं रह जाता है। तो इस तरह से ये सेमी सर्कुलर शेप में जो है आधा डिस्क है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, और आपको गिवन है, बोलो इसमें क्या डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें एरिया है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। अब आप लोग खुद कोशिश करो, बताओ यहां पे जो है एरिया हो गया डिस्क में, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज। तो दिया हुआ गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सिग्मा दिया हुआ एक कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट है। क्या दिया हुआ, कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट है, इस तरह से। तो कहेगा फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सेमी सर्कुलर डिस्क। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। आज जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आई इंटू एरिया हो जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, और एरिया ये पूरा जो डिस्क होता था पाई आर स्क्वायर होता, ये आधा है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका जो आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू एक डिस्क के ही शेप में है, लेकिन अंदर से कुछ पोर्शन कटा हुआ है, जैसे आप लोग देखते होंगे सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, हालांकि अब तो कम प्रचलन में है, लेकिन सीडी आप लोग देखे होंगे इसी ढंग से। अब ये सब में एक खाली है बाबू, इसको बोलते हैं इनर रेडियस, इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस क्या है, R2 है। तो इस सब में मटेरियल है, ये तो खाली है, तो मटेरियल ये सब है, तो यहाँ पे चार्ज हो सकता है, तो ये सब में चार्ज है। तो कंप्लीट डिस्क तो नहीं है बाबू, इसमें जो है एक जो है डिस्क काट करके निकाल दिया गया है अंदर से, तो यहां पे इसलिए एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा। इसको एनुलर डिस्क कहा जाता है, ध्यान रखेंगे नाम को,
एनुलर डिस्क कभी कभी लिखा हुआ रहेगा। एनुलर डिस्क, जब भी एनुलर डिस्क रहेगा तो इनर रेडियस रहेगा, आउटर रेडियस रहेगा, तो ये एनुलर डिस्क है, ये एनुलर डिस्क है। और कह देगा कि इस पर टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ, गिवन है टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बाबू, यू, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है। कहेगा फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। फिर वही बात करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिटी मेथड लगाएंगे, और उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगा बाबू वो टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया होगा। टोटल चार्ज हमारा क्यू है, और अगर टोटल एरिया जिसमें चार्ज है तो देखो पाई R2 स्क्वायर तो पूरा एरिया हो गया, पूरा अगर होता तो, लेकिन इसमें ए पोर्शन तो है नहीं जहां चार्ज हो, बस इतने ही में ना है, तो इसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये सर्कुलर डिस्क के रूप में है, तो पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया हो गया, पूरा का हो गया पाई R2 स्क्वायर, तो पूरा में से इसका माइनस करेंगे तो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो ये जब पाई ले लो कॉमन, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे आप लोग। कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर मटेरियल बाबू, अंदर मटेरियल है, खाली नहीं है, सॉलिड और कंडक्टिंग, कंडक्टर बना हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल, ध्यान रखें, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल, अंदर भी है मटेरियल, तो हर जगह चार्ज रह सकता है, मटेरियल जहां है वहां चार्ज रह सकता है, तो इस तरह से ए है। और इसको हमने क्यू चार्ज दिया, बस इतना ही लिखा है, क्यू चार्ज दिया है, क्यू चार्ज। तो फर्स्ट सवाल कि क्या यहां पर जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, सोचें आप लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां वॉल्यूम में चार्ज होता है वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, तो यहां पे तो है मटेरियल सॉलिड है, तो क्या ए डिफाइन होगा, सोचिए 10 सेकंड में। अगर आपका आंसर हां है तो गलत है, ए डिफाइन नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि भले अगर इस कंडक्टिंग है मटेरियल तो जो भी चार्ज दोगे वह जो है आउटर मोस्ट सरफेस पर रहेगा, उस सरफेस पे रिसाइड करेगा, यहीं पर रहेगा, ये अंदर रह नहीं सकता है, इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है कंडक्टिंग में, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेगा जो सरफेस कहलाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है सरफेस पे चार्ज आ जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब कहेगा कि फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये डिफाइन होगा। तो फिर यहां पे समस्या क्या है कि ठीक है भाई, अभी इतना मैं जान गया कि ठीक है भाई, ये जो चार्ज मैंने दिया वो चार्ज जो हमारा भले मटेरियल है, ये चार्ज हमारा सरफेस पे आएगा, ये बिल्कुल सही है, मैं मान लिया। और हमें निकालना सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया पर चार्ज है। तो अब तो जानना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म होगा तो फॉर्मूला बहुत लगा देंगे, एक ही नियम वाला, बड़ा आसानी से बन जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको जो है इंटीग्रेशन से बनाना पड़ेगा। तो यहां भी पता नहीं है, तो मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान करिए लास्ट लेक्चर में, कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर हो और उस पर किसी और चार्ज का प्रभाव नहीं हो तो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अपने आप। ध्यान रखना है कि जो भी स्फेयर है उस पर चार्ज आप देंगे और उस पर किसी अन्य जो है चार्ज का प्रभाव नहीं हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ रो डिफाइन नहीं होगा, आप जान गए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको खुद जानना है, लिखेगा नहीं तब भी, वहाँ पर तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखे तब भी। तो अब जो है कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में
चूंकि जान ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। और टोटल चार्ज हमारा क्यू है, और टोटल एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो है, तो ध्यान रखने की बात है कि कंडक्टर में जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पर रहेगा, पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। और अगर स्फीयरिकल कंडक्टर है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, रेडियस का आर है, इस सिलेंडर की लंबाई एल है। यह हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और इस पे जो टोटल जो चार्ज, सिलेंडर अगर हॉलो है तो अंदर खाली है, तो जो आपका जो है ये सरफेस है कर्व, वही बस उपलब्ध मटेरियल है, वहीं पे चार्ज रहेगा। तो चार्ज जो है बस यही रहेगा। और इस पर जो टोटल जो चार्ज दिया गया है, टोटल चार्ज जो दिया गया है, गिवन है टोटल चार्ज, ये जो ओपन है, ओपन है, नहीं है इसमें कुछ भी, तो एक गिवन जो है कि चार्ज क्यू दिया हुआ है यूनिफॉर्म। क्या फाइंड, बोले क्या डिफाइंड होगा, तो सरफेस एरिया पे चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान दें ये हॉलो सिलेंडर है तो यहीं पे है, चार्ज यूनिफॉर्म है। या और मैं इसे समझा देता हूं, अगर ये सॉलिड होता और कंडक्टिंग होता, सॉलिड होता और क्या होता है, कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर होता, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर सॉलिड का बना हुआ है तो अंदर तो चार्ज देंगे, रहेगा नहीं, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे, सरफेस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस सरफेस पे रहेगा। और इस तरह से तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि चंद्र भले चार्ज दें, अपना कंडक्टिंग है तो आउटरमोस्ट सरफेस पर रहेगा, इस पे रहेगा। कैसे सर, इस पे नहीं रहेगा, ये भी तो सॉलिड रहेगा तो ये भी रहेगा, डिस बन जाएगा सॉलिड में, तो नहीं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा, दैट भी इसी पे आ जाएगा बाबू। तो ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर रहे या हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मजबूरी है, अंदर है ही नहीं कुछ, तो इस केस में, दोनों केस में अब समझ में आ गया होगा। लास्ट इस रंग का एग्जांपल दिए थे, तो क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो निकालना। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इसलिए आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर लिखेंगे टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज क्यू है, इसका एरिया कर्व सरफेस का एरिया, तो कितना होगा ये 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल, आप लोग जानते भी होंगे सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मान लिया जाए आपके पास कोई स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सिंपल लिख दिया स्फीयर, तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि सिंपल स्फीयर मैंने सॉलिड स्फीयर समझना है, या लिख दे सॉलिड स्फीयर तब भी ठीक है, और नहीं कुछ लिखा, सॉलिड लिखा लेकिन कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है नहीं लिखा, तो वो क्या मानना है, इंसुलेटिंग। ध्यान रखें, कंडक्टिंग में स्पष्ट कंडक्टिंग लिखेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो कंफ्यूजन नहीं लेना है, बस मानना है वो इंसुलेटिंग होगा। तो सिंपल स्फीयर लिख दे, या सॉलिड स्फीयर लिख दे, या सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर लिख दे, तीनों बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम मानेंगे हम। और चूंकि इंसुलेटिंग है इसलिए जो है जहां रखोगे चार्ज वहीं रह जाएगा, तो मैंने चार्ज अंदर में रख दिया तो अंदर में रह जाएगा। वॉल्यूम में चार्ज है बाबू, क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए इसको चार्ज दिया गया है टोटल क्यू गिवन है, टोटल चार्ज क्यू दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। फाइंड
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। बड़ा सिंपल है बाबू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या होगा बाबू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज कितना है बाबू, Q, और टोटल वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। सोल्व करेंगे होगा 3Q/4 पाई आर क्यू। सिमिलरली एक और क्वेश्चन सिलेंडर देख लेंगे आप लोग। कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, इंसुलेटिंग का बना हुआ है, रेडियस इसका R है, लेंथ इसका L है, सॉलिड इंसुलेटिंग लिखे तब भी ठीक, नहीं लिखे तब भी ठीक, इंसुलेटिंग सिलेंडर। तो वॉल्यूम में चार्ज रह सकता है कि वॉल्यूम यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, मटेरियल है, तो इस तरह से यहां पे क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना बाबू, रो। आई कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट। तो क्या दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या फाइंड टोटल चार्ज इन सिलेंडर। सिलेंडर में टोटल चार्ज कितना है बाबू, तो फिर यहां पर चूंकि रो कांस्टेंट है, लैम्डा रो सिग्मा जहां जो रहे वो कांस्टेंट रहे, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, और वहां पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हमें निकाला टोटल चार्ज, तो लिखेंगे टोटल चार्ज Q बराबर, तो क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर इनटू वॉल्यूम, आई इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो, अब वॉल्यूम कितना है बाबू इसका, पाई आर स्क्वायर जो है L, पाई आर स्क्वायर ये जो है बेस का एरिया इनटू हाइट L। जानते हैं आप लोग वॉल्यूम सिलेंडर का इस तरह से जो है आपका जो है। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। अब हम देखेंगे कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो इसमें हम किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करते हैं देखते हैं। तो ये सेकेंड केस कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाबू, जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वहां पे ध्यान रखेंगे कि लैम्डा हो या सिग्मा हो या रो हो, जो भी हो, जानते हैं लेंथ के लॉन्ग चार्ज रहेगा तब होगा, एरिया में होगा तो होगा, अब वॉल्यूम में चार्ज होगा तब होगा, जो भी होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल। अब यही से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं जैसे लिख दिया हूं यहां पर, कहीं भी सवाल में देखें कि लैम्डा का वैल्यू या फिर आपका सिग्मा का वैल्यू या रो का वैल्यू वेरिएबल है तो समझना है डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, या अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो समझना इसका वैल्यू जो भी आएगा वेरिएबल आएगा। और इस केस में हम यूनिटरी मेथड जो बहुत सिंपल होता था कि यूनिट लेंथ में इतना चार्ज या यूनिट एरिया में इतना चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो इतना वॉल्यूम में क्या होगा, जो भी निकालते थे उतना आसानी से यूनिटरी मेथड से हम नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात है, जब वेरिएबल चीजें होती है बाबू तो वहां पे यूनिटरी मेथड नहीं लगता, जनरल कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें बहुत बार सवाल इस तरह रहेगा, जहां चीजें वेरिएबल हो जाएगा तो वहां पे यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, एक ही नियम नहीं लगाना है, यूनिटरी मेथड कैन नॉट बी यूज, ये यूज नहीं होगा बाबू। और जब यूनिटरी मेथड नहीं यूज होगा तो हमें यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, बहुत छोटा एलिमेंट जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट।
कैसे लेते हैं हल्का सा मैं रिवीजन करवा दूंगा, हालांकि आप लोग 11th में पढ़े हैं सेंटर मास में और रोटेशनल में भी सब, लेकिन जो है आप जो है डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे और उस पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे DQ। क्या बोलेंगे उस पर? DQ। तो ध्यान दें बाबू कि इस केस में आपको जो है अगर मान लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन करना हो तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे। वैसे ये रॉड है मान लीजिए तो छोटा सा लेंथ लिया, आई लेंथ को बोल दिया DL। इस पे जो चार्ज होगा डिफरेंशियल एलिमेंट पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होगा किससे? डिफरेंशियल एलिमेंट से, तो उसमें D लगाते हैं बाबू, D तो DQ माने क्या हुआ? चार्ज ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट। DL क्या है बाबू? लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, मैंने स्मॉल d लग जाएगा। डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होगा उसमें D लगाएंगे, माने हुआ बहुत कम चार्ज है, तो लैम्डा क्या होगा? DQ बाई DL। लैम्डा का चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज हो गया DQ और कितना लेंथ पे? DL लेंथ पे। तो यहां पे जो आपका जो है लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL लगेगा कब? जब जो है डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, लैम्डा वेरिएबल हो, और इस केस में लिखेंगे तब एक फॉर्मूला A लगेगा और DQ हो जाएगा लैम्डा DL। ध्यान रखें लैम्डा DL। इसलिए टोटल चार्ज निकालना हो तो DQ का इंटीग्रेशन में लैम्डा DL का इंटीग्रेशन अब तुरंत कर सकते हो एक लाइन में कि जब वेरिएबल हो लैम्डा, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो टोटल चार्ज बराबर जो है लैम्डा DL का इंटीग्रेशन तुरंत कर सकते हो आप, बस इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कि अगर जो है जहां एरिया में चार्ज होगा तो वहां सिग्मा डिफाइन होगा, तो सिग्मा क्या होगा बाबू? सिग्मा मान ले यही जो आपका है कोई डिस्क मान लो है, ये कोई डिस्क है इसमें, तो ये छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया को बोलेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, इस एरिया को बोल दिया DA। इस पे जो चार्ज होगा बाबू DQ, तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो टोटल चार्ज यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट पे देखना है DQ बाई DA। तो यहां पे होगा DQ बराबर सिग्मा DA और इसे टोटल चार्ज निकालना इस केस में, तो DQ का इंटीग्रेशन होगा माने सिग्मा DA। अब तुरंत लिख सकते हो इसको टोटल चार्ज बराबर। और इसी ढंग से अगर मान ले कि कोई वॉल्यूम है, जैसे स्फीयर हो गया बाबू, स्फीयर चार्ज है इस सब में, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो का वैल्यू वेरिएबल होगा, यहां सिग्मा का वैल्यू वेरिएबल होगा, तो रो कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं जब ये वेरिएबल हुआ, तो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, इसका वॉल्यूम कितना बाबू? DV, इस पर चार्ज कितना बाबू? DQ। तो DQ चार्ज होता है डिफरेंशियल एलिमेंट पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज जो डिफरेंशियल एलिमेंट पे है, वॉल्यूम जो डिफरेंशियल एलिमेंट का है जो बहुत छोटा एलिमेंट है, DQ बाई DV, रो बराबर। और इस तरह से DQ इक्वल टू रो DV निकल गया, और इसे टोटल चार्ज बराबर DQ का इंटीग्रेशन और DQ मैंने रो DV का इंटीग्रेशन। तो इसमें आप एक चीज सीखे कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लैम्डा, सिग्मा, रो का वैल्यू वेरिएबल होता है, और उस केस में हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। और डिफरेंशियल एलिमेंट पे हमें चार्ज मान DQ है, तो DQ बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL। कब? जब लेंथ के लिए चार्ज देगा, या DQ बराबर लिख सकते हैं DQ बराबर सिग्मा इंटू DA। कब? जहां एरिया पे चार्ज हो, जहां सिग्मा डिफाइन हो, या DQ बराबर लिख सकते हैं रो DV। ये बस फाइनल बातें हैं, ये सब तो बताया, लेकिन इस फाइनल बात इसको ध्यान रखेंगे। और टोटल चार्ज कहीं निकालना है तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर दो, छोटा चार्ज मिलके टोटल चार्ज, अब जो भी रहेगा उसको निकाल दो, लैम्डा DL या सिग्मा DA। बड़ा सिंपल है, एक बार दिमाग में बैठने की देरी है, बाकी बहुत सिंपल ये सब चीजें हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब हम जानेंगे कि डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ 2-3 केसेस में जो कि बराबर भी होता है, जैसे कि आपका रॉड, रिंग, आपका जो है स्फीयर, डिस्क, ये सब केस में बहुत बार आएगा। इसको फिर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ
वो फिजिक्स में बहुत जगह वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब भी चीजें वेरिएबल हो जाए, जहां भी रॉड हो, रिंग हो या रिंग का कोई पार्ट हो, डिस्क हो या डिस्क का कोई पार्ट हो, सॉलिड स्फीयर हो या इसका कोई पार्ट हो, तो वहां पे अगर चीजें वेरिएबल है तो डिफरेंशियल एलिमेंट से सवाल बनेगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो या कहीं और का हो, जनरल बात है, और वहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इसको पहले सीख ले थोड़ा जल्दी जल्दी, हालांकि जानते होंगे आप लोग, तो रिवीजन कर लें। तो जनरल बातें हैं कि हाउ टू टेक डिफरेंशियल एलिमेंट, क्योंकि फिजिक्स में जो बहुत सारा सवाल जो कठिन बनता है लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो वेरिएबल चीजें दे करके बनाता है। तो वेरिएबल जहां चीजें आती है तो उसमें पहली चीज होता है डिफरेंशियल एलिमेंट लेना, बशर्ते कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो। तो आप जो है, पहला एग्जांपल मैं रॉड में लेता हूं। रॉड कहीं भी दिख जाए जिसमें लेंथ की प्रधानता हो, रॉड, वायर, इस तरह की चीजें, तो कैसे लेते हैं? मान लीजिए रॉड है, इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब होता है बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट। तो इसमें लेना है तो क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट से लेंथ के लॉन्ग चलना है। किसके लॉन्ग चलना है? लेंथ के लॉन्ग। एक्स डिस्टेंस चलोगे तो डीएक्स थिकनेस का छोटा सा पार्ट लेंगे, लेकिन किसी पॉइंट से ले सकते हो, कोई रूल नहीं है कि आप एंड पॉइंट से लो, कहीं से ले सकते हो, कहीं से भी, आप यहां से भी ले सकते हो, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस का, आप यहां से भी ले सकते हो। बाई डिस्टेंस अगर मानना है तो बाई, तुम्हारी मर्जी, एक्स मानो बाई मानो, जो मानना है। अगर बाई डिस्टेंस पे तो डी बाई थिकनेस लेना, डी बाई। बाई में जो स्मॉल चेंज होगा बाबू, बाई की डायरेक्शन में स्मॉल जो चेंज होगा उसको बोलते हैं डी बाई। डीएक्स क्या है? एक्स में जो स्मॉल चेंज होगा। तो अगर एक्स जो है डिस्टेंस पर लिए हो तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसमें डीएक्स होगा, डी बाई नहीं होगा, डीएक्स ही होगा। क्यों? डीएक्स मतलब होता है एक्स में छोटा सा चेंज। तो इस तरह से तब कहीं से भी ले सकते हो। मान लिया आपने यहीं से ले लिया, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस का, अब बहुत ही छोटा, भले आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है, जितना छोटा तुम एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, बहुत छोटा है। ये डिफरेंशियल एलिमेंट है बाबू, डिफरेंशियल एलिमेंट। इसकी जो लंबाई है बहुत कम है, डीएक्स है। हमने एंड पॉइंट से लिया। कोई बच्चा कहता सर मैं यहां से ले लूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां से ले लेगा, बस ये पॉइंट को मालूम होना चाहिए बस कहां है वो। बाई डिस्टेंस पे तो क्या लेंगे बाबू? तो बाई ले लिया ना, तो डी बाई ही लिखाएगा, डीएक्स नहीं लिखाएगा। बाई में जो हल्का सा चेंज होगा उसको डी बाई बोलेंगे, तो ये हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया बाबू। कोई बच्चा कहेगा सर मैं मिड पॉइंट यहां से लेना चाहता हूं, यहां से ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जेड माना चाह रहा था, जेड के डायरेक्शन में जो हल्का चेंज होगा डी जेड, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कोई भी ले सकते हो आप, ए ले लो या ए ले लो या ए, कोई भी, बस लेंथ के लॉन्ग चलना। अगर तुम आर मानोगे तो डी आर हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही, तुरंत हो जाना चाहिए। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, इसमें जो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। 2-4 हम ही कम से कम तो 50-60 सवाल बताएंगे इस तरह का हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर पे। तो दैट मीन्स कि आपको तो ध्यान आ ही जाएगा, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है। वेरिएबल माने डिफरेंशियल एलिमेंट तुरंत उसी तरह से। लेकिन देखिए ध्यान से कि अगर कोई रॉड इस तरह से बाबू, कोई रॉड ऐसा है और हमें डिफरेंशियल में लेना, तो ये नहीं तुम यहां पर लेकर करके एक्स डिस्टेंस पर डी थिकनेस ऐसे ले लोगे बाबू, तो ये सही नहीं होगा बाबू, ये सही नहीं होगा। कैसे ले लिए? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है बाबू क्योंकि लेंथ के लॉन्ग नहीं जा रहा है, ये लेंथ के लॉन्ग लेके जाना, लेंथ के लॉन्ग। हाँ लेंथ के लॉन्ग जाए, कहीं शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड पॉइंट्स ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो। अब क्लियर होगी बातें कैसे लेते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, फिर चीजें आज सिखाएंगे आपको धीरे धीरे, है ना। लेकिन अभी इतनी जाने तो ये रॉड के केस में तुरंत ऐसे कर देना है डिफरेंशियल एलिमेंट में। अब मैं सिखाता हूं आपको रिंग के केस में। रिंग या रिंग का कोई पार्ट हो, रिंग या रिंग का कोई पार्ट हो तो कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये रिंग है बाबू, कंप्लीट रिंग अभी मान लो, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, और इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। कब लेते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट? जब कोई भी चीज वेरिएबल हो जाता है तो उस सवाल को बनाने के लिए हम डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हैं। तो
ये रिंग है बाबू, रिंग है ये, रेडियस आर का। अब इसमें कैसे लेते हो देखें, तो डिफरेंस एलिमेंट बहुत छोटा एलिमेंट, तो पहले कोई फिक्स लाइन ले लो, फिक्स लाइन, फिक्स लाइन, इसको रेफरेंस लाइन भी कर सकते हो आप। तो मैंने इसको फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है मैंने ले लिया। कैसे सर ऐसे क्यों लिया, आप कैसे ले लो, तुम्हारी मर्जी, आप ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो। जनरली लोग हॉरिजॉन्टल, मतलब कि आसान होता है कि बिल्कुल जो है लाइन जो आपका पड़ी हुई रेखा है उस तरह का ले लो। तो दैट मीन्स कि हमने इस तरह से ले लिया है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसी लेना, कैसी बस फिक्स होना चाहिए, या रेफरेंस लाइन, या आपकी मर्जी है बाबू। रेफरेंस लाइन मतलब ऐसा लाइन जिसके बारे में आपको कुछ पता है पहले से, तो हमने ले लिया। अब क्या लेंगे, अब जो है जो फिक्स लाइन लिया, यहां से कोई एंगल पर, वो एंगल थीटा ले सकते हो तुम, अल्फा ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो थीटा एंगल पर जो है, थीटा एंगल पर एक छोटा सा आर्क लेंगे, छोटा सा आर्क, क्योंकि डिफरेंशियल माने छोटा सा पार्ट, छोटा सा, बहुत छोटा है, हमने दिखाने के लिए इतना बड़ा कर लिया, लेकिन है बहुत छोटा। तो छोटा सा आर्क लिया, छोटा सा आर्क लिया। अभी छोटा सा आर्क लिया तो भी सेंटर में कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा बाबू। तो ये थीटा के डायरेक्शन में जो स्मॉल एंगल बनेगा उसको डी थीटा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। एक्स के डायरेक्शन में जो हल्का सा चलोगे उसको डी एक्स बोलेंगे, थीटा के डायरेक्शन में जो हल्का सा एंगल बनेगा उसको डी थीटा कहेंगे। तो बताओ, यही हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ, डिफरेंशियल एलिमेंट, डी लिखोगे तो डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ। ध्यान रहे, ये डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ, बहुत छोटा है, तो इसकी लंबाई जो होगी बाबू वह भी बहुत छोटा होगा। अगर डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ कोई भी चीज एसोसिएटेड है, अगर वो छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसमें हम डी लगाते हैं, तो इसकी लंबाई को डीएल बोलेंगे हम। तो डीएल क्या है बाबू, डीएल, तो हम समझना डी लगा हुआ है, मैंने ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्या लेंथ है, ये मैंने लेंथ, तो लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ध्यान दें कि रिंग हो, पूरा रिंग हो, हाफ रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, चीजें वेरिएबल हो, हमें क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट। कैसे लेंगे, फिक्स लाइन, उसके साथ थीटा एंगल पर कोई एक ले लो रेडियस, और वहीं पर छोटा सा आर्क लेना, छोटा सा आर्क डी लेंथ की, जिसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट कहेंगे, और वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको डी थीटा बोलेंगे। दैट मींस कि यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हुआ, छोटा सा स्मॉल आर्क ऑफ लेंथ डीएल। तो क्या डिफरेंशियल में क्या हो गया बाबू, ये स्मॉल आर्क है, ये क्या हमारा है, स्मॉल आर्क ऑफ, यही डिफरेंशियल एलिमेंट है, स्मॉल आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं बाबू, स्मॉल आर्क ऑफ लेंथ डीएल विच सबटेंस एन एंगल डी थीटा। कहां पे बाबू, एट द सेंटर, एट द सेंटर है। और ये डिफरेंशियल में कितने जो है एंगल पे है, रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल पर। तो इस तरह से एक छोटा सा जो आर्क हुआ, छोटा सा जो आर्क हुआ वो डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ। तो ये तुरंत कर देना है, चाहे कंप्लीट रिंग हो, चाहे सेमी सर्कल रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, या रिंग का कोई पार्ट हो, हमेशा यहां पे इसे और ध्यान देना है बच्चों कि डीएल की लंबाई क्या होगा। आप लोग पढ़ते हैं एंगल कि एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये पढ़ते होंगे आप सर्कल में। तो इसको यूज करें आप। तो एंगल कितना बनाया ये वाला, डी थीटा, आर्क लेंथ कितना है, डीएल, रेडियस कितना है, आर। तो डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। यहां पे दो बातें एकदम आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। कब, जब जो है रिंग हो या रिंग का कोई पार्ट हो, से बार में कोई चीज वेरिएबल हो और सिंपल फॉर्मूला से नहीं बन रहा हो, तो डिफरेंशियल एलिमेंट से बनेगा। और तुरंत लेना फिक्स लाइन के साथ थीटा एंगल पर एक स्मॉल आर्क जिसकी लंबाई डीएल है, और जो कि कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, डी थीटा, और डीएल बराबर तुरंत लिख देना आर डी थीटा। इतना तुरंत हो जाना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 10-20 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए बाबू। इसी तरह से कोई कह दे आपको कि कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग है बाबू सेमी सर्कुलर, और मान ले कि इस तरह से है, और मान ले कोई कह दे कि लैम्डा वेरिएबल है, सवाल करवाऊंगा बस ऐसे देख लो, लैम्डा वेरिएबल है, तो क्या टोटल चार्ज निकालो।
लैम्डा वेरिएबल मतलब हो गया कि सवाल कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज निकालने के लिए। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लेते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। और जैसे ही सेमी सर्कल रिंग देखा या रिंग का कोई पार्ट देखा, का कोई पार्ट देखा, कुछ नहीं करना है, तुरंत एक फिक्स लाइन ले लो, मान एक से बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको खुद ही करनी है। इससे जो है कितना एंगल पर ले लेना है, थीटा एंगल पर लेना। एक छोटा सा आर्क जो कि कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर पर, डी थीटा। बस यही छोटा सा जो आर्क है बाबू, यही जो आपका है वो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया। इतना तुरंत कर देना जैसे मैंने सिखाया है, रिंग हो कंप्लीट या उसका कोई पार्ट हो। और डी बराबर में तुरंत लिख देना, क्या लिख दोगे बाबू, डी बराबर तुरंत आर डी थीटा, तुरंत। जानते हैं आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल, आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल। अगर कुछ पूछ दे डी क्यू, इस पर जो चार्ज होगा बाबू उसको क्या बोलेंगे, डी क्यू बोलेंगे। डी मतलब ही हो गया ना कि डिफरेंशियल एलिमेंट पर चार्ज। इतना चूंकि वेरिएबल है तो यहाँ डी क्यू बराबर लिखेंगे लैम्डा डी एल, बाकी जो करना आगे करते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका ये आगे यूज करेंगे हम। तो तुरंत इतना ए स्टेप तुरंत करने आना चाहिए यहां तक। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे। डिस्क में बाबू डिस्क हो या डिस्क का कोई पार्ट हो, डिस्क हो या डिस्क का कोई पार्ट हो, आधा डिस्क हो, क्वार्टर डिस्क हो, तो डिस्क हो या डिस्क का कोई पार्ट हो, तो डिस्क बाबू तो इसको ऐसे से कर देंगे, मतलब मटेरियल है अंदर में। अब मैं लिख दूंगा डिस्क, ये तो सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, तो लिखना पड़ेगा डिस्क है, तो समझेंगे डिस्क है, लिख दिए इसे डिस्क है। और इसमें कुछ वेरिएबल हो जाए तो डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे। तो आप जानते हो कि डिफरेंशियल एलिमेंट, समझेंगे यहां पर बढ़िया से, डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब होता है बाबू छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट। तो कह सकते भाई यहां पे छोटा सा पार्ट ले लिया, बहुत छोटा ले लिया तो बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे यहां पे बहुत छोटा लिया था, बहुत छोटा है, देखने में लग रहा बड़ा, लेकिन है बहुत छोटा, ताकि आपको दिखे इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूं। ये है बहुत छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उतना ही छोटा। तो ये जो है पार्टिकल की तरह, तो ये कई सारे यहां पे ले लेते हैं इसे, लेकिन बाबू लेने को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल एलिमेंट लेना जो है महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद डिफरेंशियल एलिमेंट लेने के बाद जब फर्दर कैलकुलेशन करोगे ना तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट। जब हम डिफरेंशियल एलिमेंट पे चीजें निकाल लेंगे तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में, आज ही करवाऊंगा आपको। तो करूंगा डिफरेंशियल में तो छोटा पार्ट ले लिया, लेकिन लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन करना कठिन होगा। तो सिंपल सा एक रूल समझें कि डिफरेंशियल एलिमेंट जितना बड़ा से बड़ा होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट जितना बड़ा से बड़ा शेप साइज में होगा, इंटीग्रेट करना उतना ही इजियर होगा। ध्यान रखेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट माने तो होता जरूर है बहुत छोटा पार्ट, लेकिन डिफरेंशियल एलिमेंट जितना बड़ा से बड़ा लोगे आपको इंटीग्रेट करना जो है उतना ही आसान होगा, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट लेने के बाद आपको बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उस पर भी ध्यान देना है कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन तभी इजियर होगा जब हम डिफरेंशियल में बड़ा से बड़ा लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे बाबू, तो एक पार्ट की तरह नहीं लेंगे। तो आपको कैसे करना है, तो इसको एक अलग ढंग से सोचते हैं। बताओ अगर मैं इसको जो है इस तरह से देखो बाबू, एक रिंग है, इसमें रिंग है तो बहुत कम थिकनेस है थिकनेस लेकिन बहुत कम है। अगर मैं इसके बगल में एक और कॉन्सेंट्रिक रिंग सेंटर से रखें, एक रख दो जिसका रेडियस इससे हल्का सा ज्यादा है, एक और रिंग मैंने यहां पर रख दिया जिसका रेडियस इससे और हल्का ज्यादा है, एक और रिंग हमारे पास है जिसका रेडियस इसके रेडियस से हल्का सा ज्यादा है बहुत। अब सब कॉन्सेंट्रिक है बाबू, अब सबको मिला के रखोगे ना तो ये फाइनली डिस्क बन जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये डिस्क है। इसको सोचने का नजरिया है बाबू अलग अलग। बस सोच सकते हैं कि यहां पे एक रिंग है, एक और रिंग है, एक और रिंग है, एक और रिंग है, एक और रिंग है, और उसका रेडियस लगातार जो है धीरे धीरे 0 से बढ़ रहा है। आप कहां हो गया R तक। इस तरह के इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक रिंग को एक जगह रख देंगे ना तो ये डिस्क बन जाएगा। रिंग जो है बड़े शेप में है, तो हम जो है डिस्क हो या डिस्क का कोई भी पार्ट हो तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट जो है कैसे लेंगे, तो देखें एक बार देखें। अब आप ऐसे ही करना है कि एक रिंग लेना है बाबू, रिंग
रिंग लेना है जिसका रेडियस स्मॉल आर मान लो, एक्स मान लो, बाई मान लो, जो मर्जी वो मान लो। तो एक रिंग लिया, और रिंग लिया तो रिंग में जो है थिकनेस होगी, हालांकि बहुत कम होगी लेकिन होगी। कोई भी रिंग है बाबू, अगर मैं ये रिंग पहना हुआ हूं तो इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो थिकनेस तो होगी बाबू, लेकिन वो थिकनेस बहुत कम होगी। तो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। तो स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग लिया, और जो थिकनेस होगा बाबू, थिकनेस यही वाला है, तो ये आर के डायरेक्शन में है। आर के डायरेक्शन जो भी हल्का सा होता है उसको बोलते हैं डी आर। अगर एक्स मानेंगे तो डी एक्स हो जाएगा थिकनेस, अगर बाई मानेंगे रेडियस रिंग का तो डी वाई हो जाएगा। बाई के डायरेक्शन में जो हल्का सा चेंज होगा उसको डी वाई बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो है पार्ट जो है, ये जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। तो ध्यान रखेंगे, डिस्क में या डिस्क का कोई पार्ट हो उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे, तो एक रिंग लेंगे। तो ये डिफरेंशियल रिंग लिया हमने, मैंने कि पार्टिकल नहीं लिया, बड़ा लेना है, जितना बड़ा हो उतनी बढ़िया। तो यहां बड़ा रिंग मान लिया। इस तरह से बहुत सारे रिंग हो सकते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ पे रिंग, छोटा सा रिंग, और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, इनफाइनाइट, जिसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है 0 से r तक। तो क्या होगा, डिफरेंशियल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। और थिकनेस भी दोगा बाबू, एंड थिकनेस डी आर। अगर इसको x मानेंगे तो dx, बाई मानेंगे तो डी बाई। इस तुरंत कर लेना है। जब डिस्क हो कहीं भी और कोई भी चीज वेरिएबल हो और सवाल आसानी से नहीं बन रहा है, तो वहां डिफरेंशियल में लेंगे। तुरंत इतना करना है कि एक रिंग लेना है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है। इसमें तुरंत निकालना बाबू कि इसका जो एरिया जो होगा ना, ए क्योंकि बहुत पतला है लेकिन एरिया तो होगा ना कुछ, और जो एरिया होगा बहुत कम होगा, इसलिए इसको इस एरिया को बोलेंगे डी ए। डी कब लिखते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ। किसके साथ, डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बहुत छोटा हो तो वहां पे डी लगाते हो उसमें। तो डी ए क्या है, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट लिखो या डिफरेंशियल रिंग लिखो, जो लिखना हो लिखो, दोनों काम चलेगा, डिफरेंशियल रिंग या डिफरेंशियल एलिमेंट। अब कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालना बड़ा इजियर है। क्या करना बाबू, यही आपके पास हमारे पास है। ये रिंग है, रेडियस आर है और थिकनेस जो है हमारा डी आर है, डी आर है। इसको निकालना है। तो निकालने का जो सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको काट दो। जब तुम इसको काट दोगे, अब मान लो फ्लेक्सिबल वायर का बना हुआ, काट दोगे, इसको तुम सीधा करोगे, स्ट्रेट करोगे, तो काटोगे तो कैसा बन जाएगा, देखो यहां पे काट दिया हमने। जब इसको मैंने काट करके स्ट्रेट किया तो ये जो हमारा जो है 2 पाई आर हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर हो जाएगा। ये जो है ये सर्कमफ्रेंस है, 2 पाई स्मॉल आर होगा, ऐसे लंबाई बन जाएगी, और चौड़ाई क्या बन जाएगी, ये थिकनेस बन जाएगा। तो थिकनेस इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगा। ऐसा तुम ऑलवेज नहीं कर सकते हो बाबू। अगर ये थिकनेस बड़ा हो जाएगा ना तो तुम काटोगे और सीधा करोगे तो ऐसे रेक्टेंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि आप सोचो खुद ही कि अगर कोई चीज इस तरह का बना हुआ है, उसी तरह की चीज है, ये थिकनेस यहां पे पतला है, कम है, ऐसा थिकनेस ज्यादा हो गया, तो इस केस में जान लो बाबू, इसको काट के ऐसे करोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन जब ये बहुत पतला रहेगा, बहुत कम, तो ये लंबाई और ये लंबाई लगभग बराबर होगा, कसते रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज सही नहीं है। ये तभी ऐसा कर सकते हो बाबू जब थिकनेस बहुत कम हो, थिकनेस बहुत कम हो। तो जो है अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका एरिया क्या होगा, जो है रेक्टेंगल है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 2 पाई आर और चौड़ाई कितना है बाबू, डी आर। तो 2 पाई आर डी आर, ये ध्यान हो जाना चाहिए। अब से जो है कहीं भी डिस्क रहे और वहां डिफरेंशियल एलिमेंट लेना हो तो क्या लेंगे, स्मॉल आर रेडियस का रिंग, स्मॉल आर रेडियस का रिंग जिसका थिकनेस डी आर है, और इसका एरिया जो है बहुत कम होगा, डी ए, तुरंत ले देंगे 2 पाई आर डी आर। इस तरह से ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ये पूरे फिजिक्स में, चाहे 11th हो 12th में, कहीं भी ऑलवेज काम देगा। ये कैसे लेते हैं, यहाँ पे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर
मैं इसको कुछ और ढंग से नहीं कर सकता हूं क्या? मैं बता देता हूं आपको, बस इसे ही ध्यान रखना आपको। लेकिन सेकंड मेथड से कैसे डी निकालेंगे तो देखो बाबू, अगर इस तरह का अगर होता तो तुम क्या करते बाबू, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया इसी ढंग से तो है, वो पतला है, तो पूरे क्या करते आप, पूरा जो है मान लें कि ए हमारा जो है ए, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, तो क्या करते हैं एरिया बराबर पाई बी स्क्वायर, बाहर वाला का सर्कल ये पूरा डिस्क मान लेते हैं, तो रेडियस पाई बी स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला का एरिया पाई ए स्क्वायर। ऐसा करते बाबू, आप ऐसा करते आप। तो उसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हो कि यहां पे कह सकते हैं कि हमें इसका जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम पर एक पूरे डिस्क का निकाल लें, तो पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा, ये आर आई डी आर, तो आर प्लस डी आर हो जाएगा। आउटर जो भी है, जो रेडियस है उसको बोलेंगे आर प्लस डी आर रेडियस है, तो पूरा इसका एरिया कितना होगा बाबू, तो डी ए बराबर है, ये एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर कितना होगा, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, तो पूरा हो गया पूरा का, और उसमें अंदर वाला को माइनस करना पड़ेगा बाबू, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया बाबू, और माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको तो आप ब्रैकेट खोलो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आगे भी मैं बहुत सिखाऊंगा बहुत बार। देखो बाबू डी आर समझने की कोशिश करते हैं, डी आर क्या है, डी आर बहुत कम थिकनेस है, कहते रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट है, माने कि जितना कम से कम तुम सोच सकते हो, 1 mm नहीं उससे भी कम, ½ mm उससे भी कम, माइक्रोमीटर उससे भी कम, मैंने बस जो जूम कर सकते हो आप, जितना पतला से पतला सोच सकते हो वही है ये। वेरी स्मॉल चेंज, कितना पता नहीं लेकिन है बहुत कम। क्या माइक्रोमीटर नहीं उससे भी कम, नैनोमीटर उससे भी कम, मैंने कहने मतलब जितना कम से कम तुम सोच सकते हो ये जो है बाबू। तब बताओ बाबू ये बहुत कम है डी आर, इसमें जब भी डी आर डी एक्स डी थीटा सब बहुत कम होगा, और उसका जो हायर पावर जो है बाबू वो और भी कम होता है। आप लोग जानते हो कि मान लो 0.1 है, इसका तुम स्क्वायर कर दो तो 0.01 हो जाएगा, अगर इसके पावर 3 कर दो, इसी पावर 3 कर दो तो हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। मैं जितना तुम हायर पावर देते जाओगे छोटी क्वांटिटी पर, अगर एक से कम नंबर हो, छोटी क्वांटिटी है और हायर पावर बढ़ाते जाओगे 3, 4, 5, 6, तो वैल्यू और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। ये सिंपल बेसिक मैथ्स है बाबू। तो अगर ये बहुत कम है और उसका स्क्वायर कर दिया तो और भी कम हो जाएगा ना। ये बहुत कम है, मान ली पाई तो ठीक है बड़ा है कुछ 3.14, लेकिन इसे बहुत कम, मान लो 3.14 में गुना कर दिए 0.00000001 से, इतना कम है कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अब एक कॉन्सेप्ट से आप समझ लो कि बहुत छोटी क्वांटिटी के हायर पावर को हमेशा हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ही कम आएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी नेगलेक्टेड। तो ये नेगलेक्ट हो गया बाबू, ये तो कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये नेगलेक्ट हो गया तो बच तो गया क्या हमारा 2 पाई आर डी आर, ये रह गया। तो इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको मैंने बता दिया। लेकिन मेन बात यह है कि जब भी डिस्क रहे तुरंत जो है आपको डिफरेंशियल एलिमेंट में रिंग लेना है जिसका रेडियस आर माने, स्मॉल आर माने तो थिकनेस डी आर मानना, एक्स माने तो डी एक्स मानना, इसका एरिया होगा 2 पाई आर डी आर। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर के केस में डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। तो अब लिखते हैं सॉलिड स्फीयर में किस तरह से लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर है, रेडियस आर है, ये सॉलिड स्फीयर है। इस पर डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि डिफरेंशियल एलिमेंट जितना बड़ा से बड़ा शेप में हो उतना ही बढ़िया। तो आप खुद एज्यूम करो कि सॉलिड स्फीयर जो बड़ा से बड़ा किस चीज से मिलकर बन सकता है। तो समझें, तो एक हॉलो स्फीयर ले लिया जिसकी अंदर खाली है बाबू मान लो। अब इसका रेडियस भी
कुछ न कुछ होगा। इससे एक हल्का सा जो है एक और होलोस्फीयर लिया जिसका रेडियस इससे हल्का सा ज़्यादा है, अब कॉन्सेंट्रिक है। एक और ले लिया होलोस्फीयर जिसका रेडियस इससे भी हल्का सा ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रिक है। सब कॉन्सेंट्रिक रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, फाइनली जो है ना आपको ये पूरा जो है सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर। इसलिए कह सकते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर जो है वो इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर से मिलकर बना है। एक सॉलिड स्फीयर इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर से मिलकर बना है जिसका रेडियस लगातार 0 से जो है r तक बढ़ रहा है। तो इस तरह से तो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डिफरेंशियल एलिमेंट बड़ा से बड़ा लेते हैं ताकि इंटीग्रेट करना इजियर हो। तो बताओ इसे बड़ा से बड़ा क्या लेंगे हम, तो तुरंत करना है होलोस्फीयर लेंगे। होलोस्फीयर में थिकनेस होगी, बहुत कम होगी लेकिन होगी। तो अगर ये होलोस्फीयर है बाबू, इसकी थिकनेस में दिखा देता हूं, बहुत कम है लेकिन मैं इसे दिखा दिया। तो ये थिकनेस चूंकि आर के डायरेक्शन में थिकनेस जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे डी आर। क्या बोलेंगे इसको बाबू, डी आर। आर के डायरेक्शन में जो हल्का चेंज होगा उसको डी आर बोलेंगे। तो डी आर यही हमारा जो है ये होलोस्फीयर है, डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ। तो सॉलिड स्फीयर में डिफरेंशियल एलिमेंट जो है हम जो है क्या लेंगे, होलोस्फीयर के केस में तो कहेंगे डिफरेंशियल होलोस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। तो अगर तुम इसको x मानोगे तो थिकनेस dx हो जाएगा, y मानो तो dy होगा। लेकिन आपको ऐसे ही लेना है कब, जब सॉलिड स्फीयर हो और कोई भी चीज जो वेरिएबल हो और सवाल आसानी से बन नहीं रहा है तो डिफरेंशियल एलिमेंट से बनाया जा सकता है। इस केस में ऐसे ही लेंगे। इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम है तो कुछ न कुछ वॉल्यूम तो इसको होगा, भले बहुत कम होगा। तो इसके वॉल्यूम को लिखेंगे डीवी। क्यों डीवी लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसका है, डिफरेंशियल एलिमेंट का। हमेशा डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जो भी कुछ एसोसिएटेड हो, समझे इसको, बोलेगा इसका मास क्या होगा बाबू, डिफरेंशियल तो डीएम लिख देंगे। डीएम, एम माने मास, तो डीएम हो जाएगा। बोलो इसका जो वॉल्यूम क्या होगा बाबू, तो डीवी बोल देंगे। बोलो इस पर चार्ज क्या होगा, तो डीक्यू। हमेशा डी लगाएंगे। डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है और अगर वो बहुत छोटा है तो उसमें डी लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोले बताओ जी इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो है आपका डेंसिटी क्या होगा, तो उस पर डी रो नहीं लगाएंगे। मैंने इसमें डेंसिटी के लिए हमारे कुछ भी दिखा दिए, रो से दिखा दिए, तो डी रो नहीं कहेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी चाहे कम हो मटेरियल या ज़्यादा हो मटेरियल, वो तो डेंसिटी है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो जो है शेप पे डिपेंड नहीं करता डेंसिटी। इसलिए पूरे जो सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी अगर रो है तो इसका भी डेंसिटी रो होगा। ध्यान देंगे हमने क्या बोला, अब ध्यान दें, अब सब क्लियर हो जाएगा आपका कि डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है और उसका वैल्यू बहुत कम हो तब डी लगाएंगे। तो इसके वॉल्यूम को डी भी बोल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन डेंसिटी बहुत कम नहीं होगा, वही होगा जो इसका होगा। तो डी रो नहीं बोलेंगे, डेंसिटी को बोलेंगे रो। क्लियर हो गई ये बातें। तो इसे डी भी आपका जो है क्या है, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम जो है जैसे जैसे बढ़ते, ये पूरा का वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। तो डी भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। अब वॉल्यूम निकालते हैं बाबू। तो वॉल्यूम होता है आप लोग जानते हैं एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ये होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो होलोस्फीयर का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और थिकनेस कितना है बाबू, डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस डी आर। तो तुरंत अब बाबू जब भी कभी सॉलिड स्फीयर आए और कोई चीज वेरिएबल हो, सवाल सिंपली नहीं बन रहा है, तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। और क्या लेंगे, होलोस्फीयर, रेडियस कितना, स्मॉल आर, थिकनेस कितना, डी आर। और भी तुरंत कर देंगे 10 सेकंड के अंदर ही। और डीवी कितना होगा बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अगर ये जो है मान ले कि हेमिस्फीयर होता, सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या होता आपका, मान लीजिए इतना ही होता, सॉलिड हेमिस्फीयर होता,
तो डिफरेंस एलिमेंट कैसे लेते? तो आधा हेमिस्फीयर लेते हॉलो, जिसका रेडियस कितना है स्मॉल आर और थिकनेस कितना है, ये ले लेते, बस इतनी अंतर होगा, इसे ही लेना है, ये हॉलोस्फीयर ही होगा, हॉलोस्फीयर होगा। डिफरेंस में क्या होगा? डिफरेंशियल सेमी हॉलोस्फीयर। हमेशा ऐसे ही करना है, बस आधा आधा हो जाएगा। और रेडियस कितना है स्मॉल आर, थिकनेस कितना है बाबू डी आर, इसका डीवी कितना होगा बाबू? तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना होगा पूरा? अगर हॉलोस्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, बस। तो हमेशा इसी रंग से चलना है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो जनरल बातें थी कि रॉड में हम डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, रिंग में कैसे लेते हैं, डिस्क में कैसे लेते हैं और सॉलिड स्फीयर में कैसे लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स में जो भी कठिन सवाल होता है उसमें बहुत मैक्सिमम जगह पे इसका आपको जरूरत पड़ जाएगा, इसलिए तुरंत करने आते हैं। 2 बातें में प्रैक्टिस कर लें और इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा भी। बच्चों अब जो है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें आप लोग, कोई रॉड है, कोई रॉड है और इस पे चार्ज दिया हुआ है। अब इस रॉड का जो है चार्ज दे दिया, लेंथ दे दिया एल है, लेंथ एल है, इस रॉड की लंबाई एल है। अब चार्ज नहीं दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है। अब गिवन क्या आपका है बाबू? गिवन क्या है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से दिखाते हैं। इसका वैल्यू दे दिया लैम्डा नॉट इंटू एक्स, वेयर लैम्डा नॉट क्या है बाबू? कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानना है। एंड एक्स क्या है बाबू? एक्स, तो एक्स जो है रॉड पर का कोई पॉइंट है, कहां से? लेफ्ट हैंड से। तो क्या डिस्टेंस एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन रॉड फ्रॉम लेफ्ट एंड, इस तरह से दिया हुआ है। लैम्डा दे दिया है बाबू, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया है। जानते हैं लंबाई है तो लैम्डा डिफाइन होगा, दे दिया है तो लैम्डा दे दिया। कहें फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रॉड, इस रॉड पे टोटल चार्ज निकालें, कह देगा टोटल चार्ज क्या होगा निकालें, ऐसा कह दिया। तो ध्यान दें आप, टोटल चार्ज निकालना है, लैम्डा दिया हुआ है। अगर लैम्डा कांस्टेंट होता, देखो यहां पे देखते हैं लैम्डा कांस्टेंट वेरिएबल है, पे देखें लैम्डा बराबर है हमारा लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है ना, ये अलग, यहां पे एक्स अलग है, यहां से यहां अलग है, ये वेरिएबल है बाबू। आई वेरिएबल हो गया तो लैम्डा वेरिएबल हो गया, और लैम्डा वेरिएबल हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे जो कि अभी तक कर रहे थे हम। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चीज वेरिएबल हो जाए, सवाल कैसे बनता है? इंटीग्रेशन से। कैसे बनता है? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से बने प्रोसेस को एकदम ध्यान सुने कैसे सोचते हैं, और तभी आपको फिजिक्स जो है बड़ा आसानी से न्यूमेरिकल बनाने आएगा प्रोसेस पे। जब भी मैं कोई सवाल बताऊंगा आपको आगे तो हमेशा बताऊंगा ये दिया हुआ है और कैसे सोचना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूं, उसको आप पकड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सवाल न्यूमेरिकल्स बनाने आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाने आया कंपटीशन क्वालिफाई कर जाओगे। देखो यहां पे तो आपने देखा लैम्डा वेरिएबल है, और अगर कांस्टेंट होता लैम्डा तो यूनिटरी मेथड लगा देते, बहुत आसान होता। वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएबल है, तो सवाल जो है इंटीग्रेशन से बनेगा। तो पहली बार दिमाग बढ़ गया कि लैम्डा सिग्मा रो वेरिएबल हो, कोई भी चीज वेरिएबल हो तो सवाल इंटीग्रेशन से बना सकते हैं। जब भी इंटीग्रेशन बनेगा इतना समझ में आ गया तो क्या करेंगे? हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं बाबू। तो पहला स्टेप ध्यान रखेंगे, जब भी जैसे ही ध्यान में आए कि सवाल इंटीग्रेशन से बनेगा तो सबसे पहले क्या लेना है? डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। और वो लेना सिखाया आपको मैंने कि किसी भी पॉइंट से लेफ्ट हैंड से दिया हो तो लेफ्ट हैंड से ले लो, एक्स डिस्टेंस पर कितना थिकनेस का? डी थिकनेस का। ये तुरंत हो जाना चाहिए 10 सेकेंड के अंदर।
ये आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है बाबू। तो कहेगा ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया कि सवाल इंटीग्रेशन से बनेगा। अब क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट, वो भी हमने ले लिया। अब क्या करना है, तो अब जो है ध्यान दें कि आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज। क्या निकालना, टोटल चार्ज जो निकालना है। अब ध्यान दें, एकदम सोचने के तरीका डेवलप कर रहा हूं मैं। जो निकालना है क्वेश्चन में उस पर ध्यान दें, जो चार्ज निकालना है तो जो निकालना वही चीज निकालें, लेकिन किसके लिए, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए। किसके लिए निकालें, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए। तो अब हमारा एक एम मिल गया कि डिफरेंशियल एलिमेंट लेने के बाद हम डिफरेंशियल एलिमेंट पर जो है कोई चीज निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, चार्ज। और चूंकि डिफरेंशियल एलिमेंट बहुत छोटा है तो जो इस पर चार्ज होगा बाबू उसको बोलेंगे डी क्यू। क्या बोलेंगे बाबू, डी क्यू। तो लिखेंगे डी क्यू। डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट। अब ये निकालेंगे। अब ये क्या होगा बाबू, चूंकि वेरिएबल है तो क्या होगा, यहां पे लैम्डा गुना डीएल। यहां 3 फॉर्मूला बताया था, डी क्यू बराबर लैम्डा डीएल या सिग्मा डीए या रो डीवी। यहां लैम्डा डिफाइन है तो लैम्डा डीएल लिखेंगे। अब जो है लैम्डा, अब हम लिखेंगे तो यहां पे लैम्डा क्या होगा बाबू, तो लैम्डा किस में दिया, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। तो लैम्डा नॉट एक्स क्या है, जो है लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस है यहां का, तो डिस्टेंस तो एक्स ही है ना, तो ही एक्स लिखा जाएगा। ये लैम्डा हो गया। डीएल क्या है बाबू, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट की लंबाई कितनी है बाबू, डीएक्स है। हमारा क्वेश्चन में हमने जो बनाया है डीएक्स लिखेंगे। तो ये जो डीक्यू बराबर लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स और डीएल बराबर डीएक्स, ये डीक्यू आ गया हमारा। और डीक्यू आ गया तो अब जो है हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि चार्ज स्केलर है। अगर स्केलर है बाबू तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देना। वेक्टर रहेगा तो क्या करेंगे बाद में सिखाएंगे हम आपको, लेकिन अगर स्केलर है, चार्ज क्या है बाबू, स्केलर, तो टोटल निकालने के लिए सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं। कोई भी चीज स्केलर है, मान लीजिए कि मास स्केलर है तो टोटल मास निकालना है, टोटल मास निकालना है तो क्या करेंगे, डीएम का इंटीग्रेशन कर देंगे। मान लीजिए कि टोटल वर्क डन निकालना है बाबू, टोटल वर्क डन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे। कब करेंगे बाबू, जब चीजें स्केलर रहेगा, सिंपल इंटीग्रेशन। वेक्टर रहेगा तो कुछ अलग चीज होता है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो ये जो है इसको ऐसे कर दें। अब जो है डी क्यू बराबर आ गया लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। अब जो है लिमिट डालना पड़ता है। लिमिट किस बात का वैल्यू रखेंगे, डी के बाद एक्स है बाबू, तो एक्स वेरिएबल होता है। डी के बाद जो होता है बाबू उसको मेन वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल है क्या है हमारा, एक्स है। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। किस तरह से, इस तरह से कि पूरा रॉड कवर हो जाए। तो पूरा रॉड तो यहां से यहां तक है, एक्स तो यहां से लिया तो यहाँ पे एक्स 0 होगा, बढ़ रहा कितना हो गया, एल। तो एक्स का वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू एल है। और जब 0 से एल तक ले लेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम तक वेरिएबल का वैल्यू, तो ये पूरा रॉड कवर हो जाएगा। तो ये क्या रखेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू एल। तो हमेशा जो है मिनिमम वैल्यू नीचे और ऊपर एल, इस तरह से जो है। अब बताओ ये सोल्व करते हैं इसको। लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाबू बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। अब हो गया एक्स डी एक्स 0 से एल तक। अब जो है इंटीग्रेशन फॉर्मूला सबको हालांकि याद होगा, मैं लिख देता हूं फिर भी, ये याद कर ले जिसको नहीं पता। बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन सब बच्चों को याद होना चाहिए। एक्स के पावर एन का सबको जानते हुए होंगे, मैं बता देता हूं। तो पावर एक ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो एन प्लस 1। अब बाई इसी पावर से डिवाइड करते हैं बाबू, आप प्लस को सी लगा देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इतनी मान लो। तो अब जो है हमारा इसको करना है, तो क्या होगा बाबू, लैम्डा नॉट, इसको सोल्व करते हैं। पावर 1 है बाबू, इसके पावर एन की तरह है, पावर 1। तो एक बढ़ाओ पावर, तो हो जाए एक्स स्क्वायर और उसे डिवाइड करो 2। उसका भी हम बड़ी ब्रैकेट देते हैं बाबू, बड़ी ब्रैकेट देते हैं। अपर लिमिट को ऊपर में या लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, तरीका सीख लें, जानते होंगे आप लोग। अब जो है लैम्डा नॉट हो गया। अब क्या करेंगे, जो देखो कि वेरिएबल जो है एक्स है बाबू, वेरिएबल पर ध्यान देना, वेरिएबल। तो ए वेरिएबल की जगह अपर लिमिट को रखते हैं, तो अपर लिमिट को रखो तो क्या हुआ, एल स्क्वायर बाई 2 पूरे में। तो बस एस के जगह पर अपर लिमिट, एस के जगह पर एल एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो एल स्क्वायर बाई 2। फिर अपने मन से माइनस साइन देना बाबू, माइनस साइन दे दिया। और फिर एस के जगह पर नीचे रखो 0 स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से जगह लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, आपका आंसर आ गया। तो कहने मतलब कि आप जो सीखे कि जब भी लैम्डा वेरिएबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है
और उस केस में हम जो है डिफरेंशियल एलिमेंट से बनाएंगे। तो जब भी चीज़ें वेरिएबल होता है तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, और रॉड में x डिस्टेंस पर ds डिस्टेंस ले लिया डिफरेंशियल एलिमेंट। अब लेने के बाद क्या करना है, निकालना चार्ज है तो चार्ज निकाल लेंगे किस पर, डिफरेंशियल एलिमेंट पे dq बराबर तो लैम्डा dl होगा, जानते हैं। अब जो लैम्डा लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया हुआ, तो रख दिया dl, इसकी लंबाई है dx हो गया, तो dq ये स्केलर है dq चार्ज, तो इसे टोटल चार्ज बराबर टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर देना है, स्केलर सिंपल इंटीग्रेशन। अब जो मेन वेरिएबल d के बाद वाला x है, तो x का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, अब मैक्सिमम वैल्यू l आएगा, 0 से l तक। फिर सोल्व करना, इंटीग्रेशन तो करने आता ही होगा सब लोगों को। हेलो बच्चों, आप लोग पास एक सवाल मैंने दिया है, कोई रॉड है, लेंथ l है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो ax प्लस b है, जहां a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट। x जो है वो रॉड का कोई पॉइंट है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। x ऑब्वियसली अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो ax प्लस b है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो कांस्टेंट है बाबू, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल में से पूरा वेरिएबल हो जाएगा। अब वेरिएबल हो गया लैम्डा तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, सवाल इंटीग्रेशन से बनेगा। जब भी लैम्डा वेरिएबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, सवाल इंटीग्रेशन से बनेगा, जो भी कुछ रहेगा। समझ में आपको आ गया होगा अभी तक। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द रॉड, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अब आपको समझ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो यहां पे एक चीज और समझिए आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जब निकलता है तब तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब समझ में आ गया, इस पर जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा। देख भी रहे पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने पहले भी सिखाया था कि पता कैसे चला लगे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो लैम्डा दिया हुआ है, तो मैंने बताया था आपको, ध्यान फिर से करें कि लैम्डा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू या रो का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज। यहां पे ए और बी को पॉजिटिव कांस्टेंट तुम मान लो, कौन सा कांस्टेंट मान लो, पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव बाबू पॉजिटिव, और एक्स यहां से है ना, तो ये भी वैल्यू 0 होगा, बढ़ रहा है पॉजिटिव, तो सब तो पॉजिटिव है ना। तो हेयर लैम्डा क्या है बाबू, हेयर लैम्डा तो वेरिएबल है ही है, ये तो समझ ही रहे हो तुम, एक्स वेरिएबल से, एंड पॉजिटिव भी है। वेरिएबल होने से समझ में आ गया, सवाल इंटीग्रेशन बनेगा। अब पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव मतलब चार्ज पॉजिटिव, चार्ज ऑन रॉड क्या होगा बाबू, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इसे निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो अब आपको कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा सिग्मा रो पॉजिटिव बने चार्ज पॉजिटिव, लैम्डा सिग्मा रो निगेटिव बने चार्ज निगेटिव। यहां पे लैम्डा पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव, और चार्ज पॉजिटिव जो है कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बहुत बार सीखे आप लोग। तो निकालना पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द रॉड, रॉड से कितना निकलेगा। तो आपको पहले ही न्यूमेरिकल्स करवाया था, सिखाया था कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने एन निकालना है, क्यू बराबर एन नहीं था, एन निकालना है, एन बराबर क्या होगा, तो आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एन बराबर क्यू बाई ई, ये पहले सीख चुके हैं आप, न्यूमेरिकल्स करवाया था मैंने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड क्यू बाई ई, ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो कि दिया हुआ है। हमें कैसे सोचना है, उल्टा सोचना है। हमको निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड का क्या, क्यू बाई ई, जहां क्यू टोटल चार्ज है इस पर, ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो दिया हुआ है। अब हमको ई तो मालूम है, क्यू मालूम नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन भले ही निकालना है, लेकिन एक क्वेश्चन बदल गया, ये बदल गया कि पहले क्या निकाला फर्स्ट स्टेप में कि फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज माने क्यू है ऑन रॉड, पहले ए निकालो। अगर ए निकल गया ना बाबू, तो सेकेंड सवाल अपने आप बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा आपसे। तो आपको सोचना है, बस स्टेप धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड निकालना है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो क्या होगा, क्यू बाई ई हो जाएगा। तो मेन इस सवाल में दम नहीं है, दम है चार्ज निकालना। इस पे हम ध्यान देंगे, मेन ध्यान हमारा टोटल चार्ज निकालना है। फिर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लैम्डा वेरिएबल है, यूनिटरी मेथड यूज हम नहीं करेंगे,
तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेते हैं, जब लैम्डा वेरिएबल हो जाए तो अब डिफरेंशियल एलिमेंट लेना, यही रॉड है बाबू। फिर सेम काम, रॉड में आंख मूंद कर करके हम डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर बोलो dx थिकनेस का, ये हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया बाबू। अब ले तो लिया, अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन देखना, मेन क्वेश्चन हमारा ए तो ठीक है, लेकिन हमारा यहां पे है ए निकालना चाह रहा है टोटल चार्ज। तो पहले हम चार्ज निकालेंगे किस पर, डिफरेंशियल एलिमेंट पर। और डिफरेंशियल एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा बाबू, dq। और dq का क्या फॉर्मूला होगा, लैम्डा इंटू dl। तो dq बराबर लैम्डा लिखेंगे ना, अब लैम्डा यहां पर दिया हुआ सवाल में ax प्लस बी, ax प्लस बी। और dl क्या है बाबू, लेंथ है किसका, डिफरेंशियल एलिमेंट का, कितना है dx। अब जो है हमारा इतना आ गया है, अब टोटल चार्ज निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, स्केलर है, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ax प्लस बी dx, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करते हैं बाबू, लिमिट डालते हैं, वेरिएबल डी के बाद वाला x है, x का वैल्यू कम से देखो यहां से जा रहा है, कम से कम 0, बढ़ते 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 l, तो 0 से लेके l तक करने आ गया आपको। अब जो है, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो एक इसको अलग तोड़ो, तो क्या है, ax dx है, ax dx अब प्लस b dx है। पहले इसको करते हैं, a कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ध्यान रखें इंटीग्रेशन बाहर निकल जाएगा। अब क्या x dx पावर 1 है, कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, पावर 1 बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर, पावर 1 बढ़ा दिया और उसी पावर डिवाइड कर दो, तो ax स्क्वायर बाई 2 प्लस b, अब b कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ds का इंटीग्रेशन x, ये सब बेसिक में आप सीखे होंगे, ds का x, dy का बाई, कैसे होगा ये सब बेसिक में जानते हैं आप लोग, dm का m, इंडिफिनिट करते थे प्लस c करते बाबू, c यहाँ प्लस कांस्टेंट है बाबू, लेकिन डेफिनिट में नहीं लगाते इसको। तो देखो a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अब a dx है, तो a पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ा दिया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस b कांस्टेंट बाहर निकला, ds का x, इसको बड़ी ब्रैकेट डाल दो 0 से लेके l तक डाल दो, x के ऊपर में क्या हो, a x रखते हैं l स्क्वायर बाई 2 प्लस bl, अपने मन से माना साइन, फिर जो है वेरिएबल की जगह पर नीचे रखो सब में, a 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 0। अगर सोल्व करेंगे इसको हम तो हमारा आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा बाबू, तो हो जाएगा a l स्क्वायर 2l से ले लो, a l स्क्वायर प्लस 2bl, कितना आ गया, ये टोटल चार्ज निकल के आया। तो टोटल चार्ज तो निकल गया, ये निकालना नहीं है, देख कर टोटल चार्ज निकालो तो नहीं आंसर हो जाता हमारा, लेकिन निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुआ है, इसलिए जो है लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, n बराबर q बाई ई, q हमारा होगा a l स्क्वायर प्लस 2bl बाई 2, ये टोटल चार्ज बाई ई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले जो सवाल जो दिया था, ये दोनों हुबहू सेम सवाल है, बस प्रैक्टिस के लिए दिया कि आपको डिफरेंशियल में लेना आ जाए, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस और करवाता रहूँगा आपको। तो आज के लेक्चर में भी इतनी ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इससे रिलेटेड अभी और सवाल देंगे, रिंग से, डिस्क से और सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड सवाल देंगे हम आपको, और कुछ आप फिर इसके बाद बताएंगे, आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, और तब कूलम्ब्स लॉ में हम आएंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।